हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो चले फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बच्चों ने जो हमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि मैम टीजीटी के भी क्वेश्चन कराएं, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज हम ओल्ड स्टेट में पूछे गए 2010 में टीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कराने वाले हैं। तो इस सेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका जितना भी हो सके आप ज़्यादा फायदा उठाइए और भी बच्चों को ये सेशन शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। और जो हमने टारगेट रखा है कि एग्जाम से पहले आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराने का, उसमें से आपको हमने लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन करा भी दिए। तो जो बच्चे लगातार हमारे क्लासेस देख रहे हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा यहाँ से हो रहा होगा। हम बस चाहते हैं कि आप हमारा इस टारगेट को पूरा करने में अपना साथ, अपना प्यार, अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए और क्लास को अंत तक देखते चलिए। आज ही क्लास में भी बेहद ही खास क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले, जिससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अपकेंद्रण। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्वीय बल या छद्म बल है जिसकी दिशा विकेंद्रित बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ से कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये भी यहाँ पर पूछी गई कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये भी अपकेंद्रीय बल पर सिद्धांत, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इन्हें भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, आपको बताने की महत्वपूर्ण परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, निकिल एवं डोर्सी के द्वारा महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है। यहाँ पर आपको जापानी पुष्प सज्जा बतानी, 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से दोनों। इकेबाना और मोरिबाना ये दोनों ही जापानी पुष्प सज्जा है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इकेबाना तथा मोरिबाना जापानी पुष्प सज्जा की शैलियाँ हैं। इन पुष्प व्यवस्थाओं में फूलों की गिनती, आकार, रंग तथा संतुलन आदि के माध्यम से कुछ विशिष्ट भावों तथा प्रतीकों को दर्शाया जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीटी से अभिप्राय है। आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। आईसीटी से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। टीजीटी राजस्थान और डीएसएसबी पीआरटी ऑफिशियल पेपर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो आईसीटी से जो अभिप्राय है वह है, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आईसीटी का अर्थ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना को बनाने, स्टोर करने, प्रसारित करने और साझा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक समूह है। आईसीटी का मतलब है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी वह बुनियादी ढांचा है और घटक है जो आधुनिक कंप्यूटिंग सिस्टम को सक्षम करने में मदद करता है। आईसीटी में इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल भी शामिल है, जो वायरलेस नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसमें लैंडलाइन फोन यानी कि टेलीफोन, टेलीविज़न और रेडियो जैसे सभी पुरानी तकनीकें भी शामिल है। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप आसानी से दे पाओ। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान क्या कहलाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूजीसी नेट 2010, टीजीटी 2010 और पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कहलाता है संचार। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो इस प्रक्रिया को संचार कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास कम्युनिकेशन के सबसे प्रबल माध्यमों में हमारी आवाज़ व हमारी भाषा है, और इसके वाहक के रूप में पत्र, टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राम, मोबाइल
तथा इंटरनेट है। संचार का मुख्य उद्देश्य डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। किसी संचार प्रक्रिया में 5 मुख्य घटक होते हैं। ये भी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए और इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। तो यहाँ पर किसी संचार प्रक्रिया में 5 मुख्य घटक होते हैं जो इस प्रकार है: संदेश, प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रोटोकॉल। यहाँ से भी आप महत्वपूर्ण लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो किससे होती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। 120 से 150 इसकी गति होती है प्रति मिनट में। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताने कि पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान होता है, तो कौन सा सोपान होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रारंभिक परिवार। ये पारिवारिक जीवन का प्रथम चक्र का प्रथम सोपान होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रारंभिक परिवार पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह वह अवस्था है जब परिवार में केवल नवविवाहित पति पत्नी होते हैं, जो कि विवाह के बाद एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार के जीवन लक्ष्यों का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में समय व शक्ति की मांग कम होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था में समय व शक्ति की मांग कम होती है, ज़्यादा होती है, ये भी आप नोट करते चलिए। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 3 से 4 वर्ष की आयु में बालक में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बालकों में 3 से 4 वर्ष की अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ईर्ष्या के मूल में अप्रसन्नता होती है और इसकी उत्पत्ति क्रोध से होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ईर्ष्या अधिक होती है। लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में ईर्ष्या का अंकुरण बालक में प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में ईर्ष्या का अंकुरण बालक में प्रारंभ हो जाता है। अन्य अवस्था की अपेक्षा ईर्ष्या की मात्रा 3 से 4 वर्ष की अवस्था में अधिक होती है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। यहाँ पर कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी अवस्था नहीं आती, ये आपको बताते चलना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पियाजे संक्रियात्मक अवस्था। ये कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत पियाजे संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन वैज्ञानिक जीन पियाजे ने दिया। पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक क्रियाओं के विकास की व्याख्या की है। संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट करने के लिए पियाजे ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें निर्माण खोज, कार्य, क्रिया का अर्जन, क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। तो यहाँ पर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आप यहाँ से ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। आपको बताना है कि जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन, तो किसका अध्ययन है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, व्यवहार का अध्ययन है जे.बी. वॉटसन के अनुसार। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने चेतन अनुभव की बहुत आलोचना की है। उनका विचार है कि चेतन अनुभव या अनुभूतियों का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण नहीं हो सकता। इसके स्थान पर उन्होंने मनुष्य के बाह्य व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात जिसे देखा या सुना जा सके। व्यवहार
को देखा, अनुभूत किया तथा परखा जा सकता है। यहाँ से भी व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज को नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। यहाँ पर आपको बताना है कि गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भ्रूणावस्था। ये गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिए। आपको बताना है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, यानी कि चतुर्थ सप्ताह में मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भ्रूण अवस्था की अवधि 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण की आकृति मानव के शक्ल की हो जाती है और शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण हो जाता है। यहाँ से आप इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंडोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं। आपको बताने कि एंडोमॉर्फिक व्यक्ति कैसे होते हैं। टीजीटी 2010 और पीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एंडोमॉर्फिक व्यक्ति छोटे और मोटे होते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मनोवैज्ञानिक युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो किसके द्वारा बताए गए? युंग के द्वारा बताए गए हैं। इनके आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया गया है, जिसमें पहला आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा मध्यमुखी व्यक्तित्व। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। एंडोमॉर्फिक या अंतर्मुखी व्यक्ति अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। ये मोटे, छोटे, गोल व चर्बीयुक्त शरीर वाले होते हैं। ये आराम तलब व लोकप्रिय होते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक व विचारक होते हैं। ये भी पॉइंटों को आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा, कई एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, छोटी आंत में संपन्न होता है। यहाँ पर अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। थायरोक्सिन मानव के गले में स्थित थायराइड ग्रंथियों से स्रावित होता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलिए। हमारे रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में लगभग 0.3 ग्राम आयोडीन रहता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चले गए कि हमारे रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में लगभग 0.3 ग्राम आयोडीन रहता है। थायराइड ग्रंथि यही से आयोडीन ग्रहण कर थायरोक्सिन तथा ट्राई आयोडोथायरोनिन नामक हार्मोनों का संश्लेषण कर उन्हें स्रावित करती है। थायरोक्सिन सभी उपापचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है, अतः इसे उपापचय नियंत्रक भी कहा जाता है। ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि इसे उपापचय नियंत्रक भी कहा जाता है। ये भी आप यहाँ से पॉइंटों को नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, SGPT संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ आयोग के द्वारा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर लीवर यहाँ पर आंसर यहाँ पर सही लगा है, लेकिन यहाँ पर हृदय भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। SGPT यानी कि सीरम ग्लूटामेट पायरुविक ट्रांसएमिनेंस का संक्षिप्त रूप है। यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ये भी आप ध्यान से रखते चलिए। SGPT एक प्रकार का एंजाइम है जो हृदय, कोशिकाओं और लीवर में पाए जाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। SGPT का रक्त में स्रावन तभी होता है जब हृदय या लीवर क्षतिग्रस्त होते हैं।
जैसे वायरल हेपेटाइटिस या हार्ट अटैक। जब हृदय अथवा लीवर क्षतिग्रस्त होते हैं तो रक्त का SGPT स्तर अचानक बढ़ जाता है। अतः लीवर या हृदय संबंधी रोगों की पहचान करने के लिए SGPT स्तर मापकर रोगों का पता लगा लिया जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हृदय या लीवर से संबंधित है, ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलना है, बताना है आपको प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कशेरु रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं दो मुख्य श्रेणियों आबंधित तथा अनुबंधित में बटी है। तो ये दो मुख्य श्रेणियों में बटी होती है, आबंधित और अनुबंधित। प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण ही हमारा शरीर अचानक घटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। जैसे पैर कांटे पर पड़ते ही हम पैर को पीछे खींच लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण से भी आपको यहाँ पर समझाया गया है, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलिएगा। आपको बताना है कि कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 33 जोड़ियां यहाँ पर तंत्रिका निकलती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कशेरु रज्जु में से 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मानव शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व है। इसे कशेरुदंड अथवा रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। यह शरीर के लिए आधार का कार्य करता है। तो यहाँ पर इसे कशेरुदंड और रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये भी आप यहाँ से ध्यान से देखते हुए चलिए। और उसमें 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, ये भी पॉइंट यहाँ से महत्वपूर्ण लगाते हैं चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पर जोड़े दिए गए, आपको बताने को कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको बताते चलना है। अगर हम यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें, यकृत ये पीलिया से संबंधित है, फेफड़े निमोनिया से संबंधित है, वहीं आंख केरोटोमलेशिया से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मधुमेह ये हृदय से संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? आपको बताना है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कूल्हे के जोड़ से संबंधित है, जो ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है कि इनमें से कोई नहीं। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ है जोड़ के निर्माण में से, जिसका उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाकर चलने की क्षमता ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधारता है। आर्थराइटिस या अन्य किन्हीं कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों को प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। तो किस रोगी को यह आहार नहीं देना चाहिए, आपको बताना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, एड्स का कारण है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि एड्स का कारण क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वायरस इसका कारण होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एड्स का कारण वायरस है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एड्स एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। इसके द्वारा मानव में रोगों की प्रतिरोधक की शक्ति समाप्त हो जाती है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई, इसे भी आप यहाँ से नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, स्वाइन फ्लू फैलता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि स्वाइन फ्लू फैलता है तो किसके कारण फैलता है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, H1N1 से स्वाइन फ्लू फैलता है। तो यहाँ पर हमारा
पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्वाइन फ्लू H1N1 से फैलता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्य इन्फ्लुएंजा के लक्षणों की तरह होते हैं। तो ये भी आप बात को ध्यान से देखते हुए चलिए कि स्वाइन फ्लू के लक्षण सामान्य इन्फ्लुएंजा के लक्षणों की तरह ही होते हैं। बुखार, तेज ठंड लगना, गला खराब हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, खांसी आना आदि लक्षण इस बीमारी के दौरान उभरते हैं। तो इन पॉइंटों को भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो आपको बताना है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको बताते ही चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से इनमें से दोनों यही उत्तम स्वास्थ्य के यहाँ पर आवश्यक है। यहाँ पर शारीरिक स्वच्छता भी और वातावरणीय स्वच्छता भी, ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए दोनों ही यहाँ पर आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से दोनों। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनेन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। आपको इसकी माप यहाँ पर बताते चलना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर 36 से 40 इंच इसकी माप होती है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप 36 से 40 इंच होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पट्टियां दो प्रकार की होती है, त्रिकोणीय पट्टी और लंबी पट्टी। पट्टियां कितने प्रकार की होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस पॉइंटों को भी आप ध्यान से रखते हुए, त्रिकोणीय पट्टी और लंबी पट्टी, तो ये दो प्रकार की होती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वार्सियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? आपको बताना है कि क्वार्सियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन की कमी के कारण क्वार्सियोरकर रोग हो जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, आपको यहाँ पर मिलान करना है और सही कूट को पहचान कर उसका उत्तर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर पहली सूची और दूसरी सूची से मिलान कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर लैक्टिक की बात करें, लैक्टिक अम्ल की, तो दूध से संबंधित है। एसिटिक अम्ल की यहाँ पर बात करें तो सिरका का यहाँ पर सिरका से संबंधित है। साइट्रिक अम्ल यहाँ पर नींबू से संबंधित है और ब्यूटारिक अम्ल यहाँ पर दुर्गंध युक्त मक्खन से संबंधित है। तो यहाँ पर ए का हमारा यहाँ पर 3 होगा। तो ए का 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे और चौथे ऑप्शन में तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर कट जाता है। एसिटिक अम्ल तो यहाँ पर बी का आपका यहाँ पर 4 होगा, तो बी का 4 आपका चौथे ऑप्शन में होगा यहाँ पर। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। इस तरह से आप अपना समय भी यहाँ से बचा सकते हैं। अगर आपको पहले वही देखना है कि जो आपको यहाँ पर आता है, तो ऐसे क्वेश्चनों से आपके 4 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है कि कौन सा ऑप्शन आपके याद है। तो उसका यहाँ पर पहले टिक लगाते चलिए और अपना आंसर यहाँ पर देखते चलिए और आसानी से अपना आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से एल्बुमिन किस में पाया जाता है? आपको बताना है कि एल्बुमिन किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एल्बुमिन एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जिसका मुख्य कार्य अंतःशिरीय ओनकोटिक दाब बनाए रखना है। यह रक्त में स्टेरॉयड, फैटी अम्ल और थायराइड हार्मोन के लिए वाहक प्रोटीन भी है। एल्बुमिन अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अंडे में एल्बुमिन के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के विकास एवं स्थायित्व प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उन्हें ज़्यादातर यहाँ से उठाते हैं और जो इनकी व्याख्या आप उन्हें देखते चलिए, क्योंकि हम व्याख्या इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपका जो आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है वो भी आपसे ना छूटे। तो आप जो व्याख्या में कराती चल रही है उन्हें भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। निकोटीन अम्ल की कमी से होता है। आपको बताना है कि निकोटीन अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी 2010 और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता 2014 और 15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें निकोटीन अम्ल की कमी से पेलाग्रा होता है, यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की
और क्वेश्चन नंबर 31, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिए, आपको बताने कि वह विटामिन कौन सा होगा जो प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, विटामिन B12 ये प्रकाश और क्षार के से द्वारा नष्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन B12 प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। केवल यही एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों ही उपस्थित रहते हैं। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इसकी कमी से पर्नीशियस रक्तहीनता हो जाती है। तो ये कोबाल्ट और इसमें फास्फोरस दोनों ही उपस्थित रहते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और इसकी कमी से पर्नीशियस रक्तहीनता हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों तक। हम आपके लिए इतना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं, तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अगर आपको हेल्प मिल रही हो हमारी क्लास से तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों तक। क्वेश्चन नंबर 32, आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन रतौंधी, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यूरोपथेल्मी में भी होता है और केरेटोमलेशिया भी होता है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। इनमें से सभी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है। यहाँ पर न देने वाला पूछा गया है कि शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से खनिज लवण, ये शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व खनिज लवण है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। शरीर को ऊर्जा देने वाले तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, निर्माणकारी तत्वों में प्रोटीन, खनिज तथा जल है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व है विटामिन, खनिज लवण आदि। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे। शरीर को ऊर्जा देने वाले तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा शामिल है। निर्माणकारी तत्वों में प्रोटीन, खनिज और जल शामिल है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्वों में विटामिन और खनिज लवण यहाँ पर आदि शामिल है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। आपको यहाँ पर बताना है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सोडियम। ये हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। आपको बताना है कि फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है। टीजीटी 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, फ्लोरोसिस। ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण होने वाला रोग है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, गेहूं में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि गेहूं में पाया जाता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2010 और यूजीसी नेट एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हैं चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ग्लूटीन। ये गेहूं में पाया जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, जो गेहूं, जौ, राई और ट्रिटिकेल आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह अनाज के दानों के एंडोस्पर्म में स्टार्च के साथ उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन की उपस्थिति के कारण आटा गूंथने पर बंध जाता है। तो इस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण आटा गूंथने पर यह बंध जाता है। ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। आपको बताते चलना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीजीटी राजस्थान, DSSB पीएचडी 2018, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि वह बैक्टीरिया कौन सा है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दही जमाने की अवधि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु कई गुना बढ़ जाते हैं तथा ये लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। दही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, सुपाच्य और मज़ेदार होता है। इसकी गुणवत्ता दूध का तापमान, जमाने की अवधि और
मौसम पर निर्भर करता है। गर्मी के मौसम में दही जल्दी जम जाता है। दही का पोषण मूल्य दूध की तरह ही होता है। इसमें विटामिन बी समूह की बढ़ोतरी हो जाती है। पेप्टिक अल्सर, अतिसार तथा अपच के रोगियों के लिए दही आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन बी समूह की बढ़ोतरी इसमें हो जाती है। ये भी पॉइंट आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिरका किसका जलीय विलयन है? यहाँ पर आपको बताते हुए चलना है कि सिरका किसका जलीय विलयन होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर एसिटिक अम्ल का सिरका जलीय विलयन है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में खाली स्थान मिलाया जाता है, तो किस में मिलाया जाता है ये आपको बताना है। केसरी या खेसारी दाल, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रही है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ पर केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में अरहर की दाल में मिलाया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40। सरसों के तेल में मुख्य रूप से इसकी मिलावट होती है, तो किसकी मिलावट होती है सरसों के तेल में, ये आपको बताते चलना है। टीजीटी 2010 और जीआईसी 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से आर्जिमोन या आर्गीमोन की मिलावट होती है सरसों के तेल में। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41। लेथिरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि लेथिरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है, तो किसके कारण होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से केसारी या खेसारी दाल के से लेथिरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खेसारी दाल खाने से लेथिरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस दाल का अधिक सेवन करने से पैरों में लकवा मार जाता है। इसमें एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ उपस्थित होता है जिसे BN ऑक्सैली बी डाई अमीनो एसिड कहते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखते हैं कि इसमें एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ उपस्थित रहता है, जैसे BN ऑक्सैली बी डाई अमीनो एसिड जिसे कहते हैं। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आप ध्यान से देखते चलिए, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42। केक बनाने की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है, तो आपको बताना है कि केक बनाने की क्रिया में आटा 2 या 3 बार छाना जाता है, तो क्यों छाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। भली भांति वायु के प्रवेश के लिए यहाँ पर आटा 2 या 3 बार छाना जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? यहाँ पर कौन सा तने वाला तंतु नहीं है ये आपको बताते चलना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से देखते चलना है। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखना भूल जाते हैं, जिस कारण हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तने वाला तंतु नहीं है। अगर हम यहाँ पर तने वाले तंतु की बात करें तो यहाँ पर हेम्प भी तने वाला तंतु है, यहाँ पर लिनन भी तने वाला और जूट भी। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर कपोक यह तने वाला तंतु नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44। ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है, तो ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। शुष्क धुलाई विधि से ऊनी वस्त्रों को धोने का ये सबसे उपयुक्त तरीका है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका शुष्क धुलाई विधि है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऊनी वस्त्र रगड़ सहन नहीं कर सकते तथा रगड़ने से कमजोर पड़ जाते हैं। यदि पानी में ऊनी वस्त्रों को धोया जाए तो इसका आकार भी बढ़ जाता है। उत्तम श्रेणी की ऊनी वस्त्रों को इसलिए शुष्क धुलाई से धोया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्यूपा। ये इस चरण में यहाँ पर तंतु पैदा करता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशम का कीड़ा अपने जीवन
जीवन चक्र के प्यूपा अवस्था में रेशम के तंतु यानी कि फाइबर का उत्पादन करता है, जिसे बाद में रेशम के धागे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के चरण, यहाँ से ये जीवन चक्र के चरण भी यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका क्रम भी पूछा जा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, यहाँ पर इस तरह से इसका यहाँ पर चक्र भी पूछा जाता है। तो अंडे की अगर हम यहाँ पर देखें तो रेशम के कीड़े अंडे देते हैं जो बाद में लार्वा में विकसित होते हैं। वहीं लार्वा यहाँ पर देखे अंडे से निकलने के बाद लार्वा कैटरपिलर यानी कि शहतूत के पत्तों को खाता है और तेजी से बढ़ता है। वहीं प्यूपा लार्वा अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत यानी कि कोकून बनाता है, जिसे वह प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। वयस्क प्यूपा से वयस्क रेशम कीट पतंगा निकलता है जो अंडे देने के लिए तैयार होता है। तो इन अवस्थाओं को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। रेशम का उत्पादन, रेशम के कीड़े के प्यूपावस्था में रेशम के तंतु फाइबर का उत्पादन होता है। प्यूपा के चारों ओर कोकून में रेशम के तंतु होते हैं, जिन्हें रेशम के धागों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोकून से रेशम को निकालने के लिए प्यूपा को उबलते पानी में डाला जाता है। यानी कि ये आप यहाँ से पॉइंटों को ध्यान से देखते चलिए कि कोकून से रेशम को निकालने के लिए प्यूपा को उबलते पानी में डाला जाता है, जिससे रेशम के धागे को खोला जाता है। ये भी पॉइंट यहाँ से आप देखते चलिए। आगे भी और भी है यहाँ पर व्याख्या, जिसे आपको ध्यान से पढ़ते चलना है। तंतु, तंतु एक लंबी पतली लचीली संरचना होती है जो बालों या धागों से मिलते जुलते होते हैं। तंतु के दो प्राथमिक स्रोत आमतौर पर पौधे और जानवर होते हैं। तो इसके यहाँ पर तंतु के दो प्राथमिक स्रोत भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आमतौर पर पौधे और जानवर होते हैं। इन तंतुओं को प्राकृतिक तंतु के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण है कपास, ऊन और रेशम इसमें शामिल है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। रेशम, रेशम एक तंतु पशु रेशे होते हैं। रेशम के तंतु पशु रेशे होते हैं। रेशम कीट रेशम तंतु बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। यहाँ पर सेरीकल्चर ये कहलाता है रेशम पालन। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। तो इसे भी व्याख्या को आप पढ़ते चलिए। आई होप आपकी यहाँ से सब कुछ यहाँ पर आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे इस क्वेश्चन से। जो आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है, जो एग्जाम में भी पूछे गए, इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। इस व्याख्या से आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है और आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होने वाले। तो बस आप इसे ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कपास एवं बांस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में बांस की लुगदी, गोंद, राल, कपास की पट्टियाँ आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। रेयॉन एक कृत्रिम तंतु है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री से ही तैयार होता है। यहाँ से भी इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, आपको बताने कि किस प्रकार के तंतु होते हैं। वनस्पति तंतु, जानता तंतु या कृत्रिम तंतु या खनिज तंतु होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते चलिए। टीजीटी 2019, 11 और 2010 में भी ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। अगर हम बात करें एस्बेस्टस के तंतु की, तो ये होते हैं खनिज तंतु। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है चौथा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आप यहाँ पर इस व्याख्या को भी देखते चलिए। क्वेश्चन 48 देखने से पहले, एस्बेस्टस के तंतु खनिज तंतु होते हैं। ये तंतु ताप के कुचालक होते हैं, अतः इनसे अग्निरोधक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इन तंतुओं पर न तो किसी अम्ल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और न ही इन पर जंग ही लगता है। तो यहाँ से इस व्याख्या को महत्वपूर्ण लगाते ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन इनमें से सुमेलित नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें तो फुलकारी ये पंजाब से संबंधित है, मुर्री ये लखनऊ से संबंधित है, कसूती भी लखनऊ से संबंधित है। लेकिन हमारे यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। कांता हरियाणा से संबंधित न होकर बंगाल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं। तो आपको बताना है कि वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं तो कौन सी विधि में देखते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं ड्रेपिंग विधि में। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था। तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलना है, आपको बताना है कि प्रारंभ में गृह विज्ञान को क्या कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था। प्रारंभ में गृह विज्ञान को, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रारंभ में गृह विज्ञान को घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था। गृह विज्ञान को बालिकाओं की शिक्षा हेतु एक व्यवस्थित विषय के रूप में सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाया गया तथा प्रारंभ में वहां से इसे गृह अर्थशास्त्र कहा गया है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम ये कहाँ अपनाया गया था, तो अमेरिका में अपनाया गया था और प्रारंभ में वहाँ इसे गृह अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 जो हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर करने वाले हैं। आपको बताने के प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो कौन सा चरण होगा प्रबंध प्रक्रिया का, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी यहाँ पर प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण नहीं है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। योजना प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना क्या है, प्रबंध प्रक्रिया का यहाँ पर प्रथम चरण है, जो यहाँ पर ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। योजना प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। विभिन्न विद्वानों ने गृह व्यवस्था के 4 या 5 चरण बताए हैं और सार्वभौमिक रूप से 3 चरण है, योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन। यह तीनों चरण जो कि गृह व्यवस्था की 3 अवस्थाएं हैं। यह तीनों अवस्थाएं गृह व्यवस्था को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से जोड़कर चलती है। यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। यहाँ पर प्रबंध प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये 3 चरण होते हैं। तो यहाँ से भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 20 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नया सीखने को मिले और कितना आपका स्कोर रहा, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से हुआ हो तो हमें यहाँ से आपको बताना है कि आपको यहाँ से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।